फ्रेम में नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। आ गया मैं वापस, ठीक है। ठीक है, जो टॉपिक है अपना दैट इज कैपिटल बजटिंग। पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये। स्टार्टिंग में मैं आपको कैपिटल बजटिंग आज कुछ भी नहीं समझा रहा हूँ। चलो बातें नहीं है। कैपिटल बजटिंग से पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी टॉपिक है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा कैलकुलेटिव है, इंटरेस्ट के बारे में बात होने वाली है। और इसमें आपने कुछ टॉपिक जो है वो स्कूल में पढ़े होंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर ऐसा कुछ ध्यान में हो तो वही टॉपिक से मैं एकदम शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है याद कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली याद करवाना ही है। तो पहले अपने पूरा कैलकुलेशन समझेंगे जो इस चैप्टर में काम आने वाला है। अगर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी या कैलकुलेशन पता है तो फिर आप कैपिटल बजटिंग के सम्स कर पाओगे, अदरवाइज फिर वो चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो पहले अपने वही टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेटर की जरूरत है, नोटबुक की नीड है, आपकी मॉड्यूल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मॉड्यूल अगर लाए भी हो तो साइड पे रख दो, उसका कुछ काम नहीं। चलो ध्यान दो, हाँ बातें करना बंद। टॉपिक्स जितने भी यहाँ पे इस चैप्टर में कवर होने वाले हैं कैपिटल बजटिंग से पहले, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, ये सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए। सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, एन्यूटी करके टॉपिक आएगा, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ये सब के ऊपर अपने बात करने वाले, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन है क्या, सिंपल इंटरेस्ट कैसे गिनना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे गिनना है, एक बार से रिविजन करना है। आपने बहुत साल पहले स्कूल में, तो आई गेस 5th 6th में आता था ना, प्राइमरी में, तभी सिखाते थे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए जो टर्म्स यूज होते हैं आपको भी ध्यान में होंगे। एक प्रिंसिपल आता है, एक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्यूरेशन के लिए एन या फिर टी से अपने मेंशन करते हैं। अब आपको किसी को अगर याद हो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क क्या होता है, तो आपसे ही शुरुआत करते हैं। कुछ बता दो, कुछ किसी के ध्यान में हो। फॉर्मूला तो ठीक है, मीनिंग बता दो बेसिक कि भाई सिंपल इंटरेस्ट इतना सिंपल क्यों है, और कंपाउंड में ऐसा क्या कंपाउंड है, क्या डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, कुछ कैलकुलेशन में फ़र्क पड़ता है। सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कंपाउंड। नहीं, इतना तो समझदार मैं भी हूँ। और कुछ बताओ। सिंपल इंटरेस्ट में जैसे कि मतलब एडिशन, मतलब जितना तुम इंटरेस्ट दे रहे हो उसका एडिशन हो रहा है, थोड़ा एडिशन हो, कंपाउंड में मल्टीप्लाई हो, मतलब गुना हो रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं। और कोई ट्राई करेगा? और आपस में बातें करना बंद कर दो यार। हाँ बोलो। और उसमें होता क्या है, स्टॉक मार्केट में यूज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा बोलते हैं इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सेम ही इंटरेस्ट आता है हर साल। ऐसा देखो, सिंपल इंटरेस्ट और किसी को कुछ नहीं आता है, चलो यहाँ देखो। क्या है यार, ये प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है ये तो पता है ना, मुझे लगता है यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब वो जो आपने इन्वेस्ट किया, पैसा रख लेते हैं बैंक में, आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया, ऐसा कुछ, ऐसा एग्जाम्पल ले लो। प्रिंसिपल का मतलब वो है जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया। अब जो इंटरेस्ट आपको पे किया जा रहा है, इंटरेस्ट आपको जो पे किया जा रहा है एनुअल बेसिस पे, वो हर साल प्रिंसिपल पे काउंट होगा। तो इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो इक्वल रहेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, वो बेस्ट रहेगा। इन्वेस्टमेंट किया आपने, एफडी करवा दी 1 लाख रुपए की, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट है लेकिन ठीक है। हाँ, इंटरेस्ट का रेट फिक्स कर लेते हैं, दैट इज 10% पर एनम। और आपने जो एफडी करवाई है वो 3 साल के लिए करवाई है। अब 1 लाख रुपए पे 10% अगर अपने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट इज 10,000 रुपीज़। अब ये सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर कैलकुलेट हो रहा है तो एवरी ईयर इंटरेस्ट का अमाउंट कितना रहेगा, 10,000 ही रहेगा। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 तीनों के लिए इंटरेस्ट का अमाउंट कितना रहेगा, 10,000 रुपीज़ पर एनम। टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, 30,000 रुपीज़ हो गया। और इसी के लिए आपने वो फॉर्मूला रटा हुआ था, याद है? बोलो। मतलब मत पूछो, फॉर्मूला पूछो, वो याद है। ये कैलकुलेट करोगे, देखो 30,000 ही आने वाला है, आप कैलकुलेट करके देखो। क्लियर हो गया? तो 1 लाख रुपए पे 10% पर एनम के हिसाब से 10,000 इंटू 3 ईयर्स, तो वो अपने आप हो गया 30,000 रुपीज़। तो इंटरेस्ट का अमाउंट एवरी ईयर जो है फिक्स रहेगा, क्योंकि एवरी ईयर वो प्रिंसिपल के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड सिंपल इंटरेस्ट। आगे समझ में क्लियर हुआ? अब इसको कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर अपने कंपेयर करें
तो दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है वो समझ लो। देखो डेटा यही रखते हैं, कैलकुलेशन में आपको कंपाउंडिंग के हिसाब से करवा देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट वाला तो आपके सामने है, ठीक है। कंपाउंडिंग में देखो क्या होगा, ईयर वाइज गिन लेते हैं। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो आप सिंपल इंटरेस्ट से गिनो या कंपाउंड इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट का अमाउंट सेम ही आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना होगा, अगेन 10,000 रुपीज़। लेकिन जब सेकेंड ईयर का कैलकुलेशन करेंगे तब क्या फर्क पड़ेगा, सेकेंड ईयर का जो आप इंटरेस्ट गिनोगे वो सिर्फ प्रिंसिपल पे 1 लाख रुपए पे गिनोगे, तो किस पे गिनोगे, 1,10,000 पे। उसके लिए टर्म यूज होता है दैट इज अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कुछ याद आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, याद करो, ये सब चीज़ें पड़ी हुई है। प्रिंसिपल इज 1 लाख रुपीज़, इंटरेस्ट आपका 10,000, तो अमाउंट कितना बन गया, 1,10,000। अब सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे वो किस पे कैलकुलेट होगा, 1,10,000 पे, तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा, 11,000 आ जाएगा। ये समझ आ गया। और वैसे ही आगे थर्ड ईयर का कैलकुलेशन करना हो तो क्या अमाउंट आएगा, थर्ड ईयर का कैलकुलेशन अगर आपको करना है तो फिर से अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 1,10,000 सेकेंड ईयर का आपका प्रिंसिपल था जिसपे आपने इंटरेस्ट गिना, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना आया, 11,000, टोटल कितना हो गया, 1,21,000। अब इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट, तो ये कितना आ गया, 12,100। समझ आया। तो फर्स्ट ईयर का आपका इंटरेस्ट 10,000, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 11,000 और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 12,100। टोटल करो कितना हो रहा है, टोटल 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 33,100 आ रहा है ये अमाउंट। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से जब सेम डेटा पे कैलकुलेशन किया तो इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट कितना आया, 30,000 आया, और यही आपने कंपाउंडिंग करके गिना तो कितना आया, 33,100। फर्क पड़ रहा है। ये फर्क क्यों पड़ रहा है मैं आपको टैली भी करा देता हूँ, ये इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन उससे पहले आप ये डेटा एक बार लिख लो, फिर मैं आगे आपको इसको टैली करवा देता हूँ कि 33,100 क्यों आया, कैसे आया। हेडिंग में आप दे देना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये एक्चुअली टॉपिक का नाम वही है। उसमें सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सब हेडिंग दे दो, डेटा लिख लो, PRN, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, एंड देन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 3 स्टेप्स लिख लो, फिर इस पे आगे और डिस्कशन कर लेते हैं। ये हटा देता हूँ। हो गया, नोट कर लिया, चलो देखते हैं। अब यही अमाउंट से वापस यहाँ पे लिखे हुए, सिर्फ टैली करवा रहा हूँ, कुछ नहीं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 10,000, वो तो आपने प्रिंसिपल पे गिना, तो इससे पता चल रहा है कि आप सिंपल इंटरेस्ट से गिनो या कंपाउंड इंटरेस्ट से, फर्स्ट ईयर का जो भी कैलकुलेशन होगा वो ऑलवेज इंटरेस्ट का अमाउंट सेम ही आने वाला है, क्योंकि प्रिंसिपल सेम रहने वाला है। डिफरेंस सेकेंड ईयर से आना स्टार्ट होता है। ये जो आपका 11,000 आ रहा है ना, मैं इसको ऐसे बाइफरकेट कर देता हूँ, 10,000 एंड 1,000। क्यों ऐसा कर रहा हूँ वो समझो। जो अपन बात कर रहे हैं ना, आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, वो यहाँ से टैली हो रहा है। ये जो 11,000 रुपये आपको सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मिला, उसमें 10,000 रुपीज जो है ना, वो वही है जो प्रिंसिपल पे मिला। जो 1,00,000 रुपये आपने ओरिजिनली इन्वेस्ट किया था, ये उसका 10% हो गया। और ये जो 1,000 है, ये कौन सा है, ये आपको फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट मिला, वो पहले साल का आपका इंटरेस्ट आया था ना 10,000, वो 10,000 का 10% करोगे कितना होगा, 1,000 होगा। ये वही 1,000 है इंक्रीमेंटल अमाउंट, इसलिए ये सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट बढ़ के 11,000 हो गया, ठीक है। इसे टैली करवा दिया और कुछ नया नहीं। अब थर्ड ईयर में बात करें 12,100, इसमें भी ये सेम चीज़ है। अगर 10,000 रुपीज़ में उसको बेस मान लेता हूँ जो 1,00,000 के ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे है, तो बाकी का जो 2,100 है ये आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है। इसमें वो जो 10,000 था ना, वो 10,000 पे जो 1,000 है वो भी इंक्लूडेड है। इसको भी मैं फर्दर बाइफरकेट कर देता हूँ। ये हो गया 1,000, ये 1,000 यही वाला, और दूसरा और 1,100। ये 1,100 किस में पता है, ये जो 11,000 रुपये आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है ना, ये उसका 10% है। हो गया बाइफरकेशन। तो हर साल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कंपाउंड होता जाएगा, इसलिए आप देख रहे हो कि टोटल इंटरेस्ट का जो आपका अमाउंट है वो सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा है। कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है, कंपाउंडिंग बहुत पावरफुल चीज़ है मैथमेटिक्स में, और ये आपको ना वो इन्वेस्टमेंट करवाने वाले लोग खास बताते हैं। म्यूचुअल फंड बेचने आते हैं ना, SIP में इन्वेस्टमेंट करो, कंपाउंडिंग का इफेक्ट समझो। कंपाउंडिंग का इफेक्ट वही है कि लेटर ऑन ईयर्स में जब इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, इसलिए बोलते हैं जल्दी स्टार्ट करोगे तो एंड में बड़ा फंड बनेगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हर साल एड ऑन होता जाएगा, और 5 साल 10 साल के बाद उसका आपको जब इफेक्ट दिखेगा ना, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि आपका जितना प्रिंसिपल नहीं है उससे ज़्यादा तो आपका हर साल का इंटरेस्ट एड ऑन हो रहा है, क्योंकि वो अक्यूमुलेशन होता जाता है। तो कंपाउंडिंग बहुत पावरफुल चीज़ है, और इसका इफेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा। आया समझ में, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन का डिफरेंस। अब पॉइंट ये है कि अगर मैंने आपको 3 साल का डेटा दिया
तो आपको ऐसे 3 बार कैलकुलेट करना पड़ा। 10 साल के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो आप गिनते रह जाते कि 10th ईयर के बाद कितना इंटरेस्ट आएगा। तो हमें क्या चाहिए इसके लिए, एक फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला था जिससे हम डायरेक्टली ये चीज़ कैलकुलेट कर सके एक स्टेप में। तो फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। ये डेटा तो नोट कर लिया ना आपने, तो ये हटा दो। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, ये भी देखा होगा लेकिन याद नहीं होगा। अब कुछ याद आ रहा है? अजीब सा फॉर्मूला था, ऐसा कुछ देखा तो था। सिंपल इंटरेस्ट वाला क्या, फॉर्मूला भी सिंपल है, याद रखने में इजी रहता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसको और सिंपल बना देते हैं। ये जो r/100 है ना, स्कूल में अपने ऐसे r/100 लिखते थे। अब यहाँ पे इस लेवल पे ना इसको ये लोग डिनोट करते हैं स्मॉल i से। r/100 इज डिनोटेड बाई स्मॉल i। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा आपको, 1 + i⁻n। ये है आपका इस चैप्टर का फाउंडेशन या बेस फॉर्मूला। आगे का जो पूरा टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, हर चीज़ वो इसी फॉर्मूला से बनी हुई है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया, ये याद है, तो बाकी की सारी चीज़ें कैलकुलेट करना बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर? तो ये आप नोट कर लो, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और अपने ये डेटा को इसे टैली भी कर लेते हैं, जो भी कैलकुलेट किया ना, देख लेते हैं आंसर कैसे आएगा। अमाउंट का मतलब फाइनली विद इंटरेस्ट जो आपका पेमेंट आने वाला है। प्रिंसिपल जितना आपने इन्वेस्ट किया, जैसे आपने इस इलस्ट्रेशन में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, इंटरेस्ट रेट हमने अज्यूम किया था 10% पर एनम, r/100 10/100 हो जाएगा। और ड्यूरेशन कितना, 3 इयर्स। अब इससे फाइनली आंसर टैली होना चाहिए। अब कैलसी पे कैसे गिनना है ना, वो भी एक अपना ट्रिक है, उसमें भी आपका टाइम सेव होना चाहिए। तो वो कैलसी पे कैसे गिनना है वो भी मैं आपको साथ साथ में बता देता हूँ। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब 10/100 इज 0.1, ये ऐड हो जाएगा 1.1⁻³ अभी 1.1⁻³ आपको कैसे कैलकुलेट करना है कैलसी पे देख लो साथ साथ में। वो स्टेप्स जो बोल रहा हूँ वही करना, आगे आगे मत भागना। कैलसी पे ले लो 1.1 इंटू और उसके बाद इक्वल टू किया, 1.21 आया, ये हो गया 1.1 का स्क्वायर, इंटू इक्वल टू करते हैं मतलब स्क्वेयरिंग हो जाता है। अपने को कहाँ तक जाना है, थर्ड पावर तक जाना है। एक बार और सिर्फ इक्वल टू करना, इंटू मत दबाना बीच में, डायरेक्ट इक्वल टू 1.331 आ गया। तो ये हो गया आपका 1.1⁻³ फिर से बता रहा हूँ, स्टेप देख लो। 1.1 ले लो कैलसी पे, इंटू इक्वल टू किया, 1.21 आया मतलब स्क्वेयरिंग हो गया। अब आपको आगे स्क्वेयरिंग नहीं करना, आपको सिर्फ एक पावर आगे जाना है। तो उसके लिए क्या प्रेस करना है, इक्वल टू किया, 1.331 आ गया। 1.331 इज दिस वैल्यू। एक बार और इक्वल टू करो, 1.4641 ऐसा कुछ आ रहा है, दैट इज 1.1⁻⁴। और आगे जाओगे 1.65061 समथिंग कुछ आएगा, 1.1⁻⁵। तो अब जैसे एक एक बार इक्वल टू करते जाओगे, एक एक पावर एड ऑन होता जाएगा। ये कैलसी में नॉर्मल ट्रिक्स है जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप फास्ट कैलकुलेशन कर सको। नहीं तो अदरवाइज दूसरा रास्ता क्या है आपके पास, ट्रेडिशनल वाला 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 करते रहो। 2-3 बार करने के बाद भूल जाते हैं, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, फिर वापस 0 करते हैं, फिर वापस से ट्राई करते हैं। तो एक ही सम 5 बार गिनने के बाद भी आंसर गलत ही आता है, क्योंकि इतनी बार 1.1 याद नहीं रहेगा कि 3 बार किया है, 4 बार किया है। तो बेटर है इंटू इक्वल टू वाले ट्रिक आप यूज करो। अच्छा, इसमें स्टेप नंबर का यूज भी कर सकते हो। एक बार स्टेप नंबर वेरीफाई कर लेते हैं। आप पूरा कैलसी एक बार 0 कर दो। 1.1 आपने लिया कैलसी पे, इंटू इक्वल टू किया, 1.21 आया। अब कैलसी पे ऊपर स्टेप नंबर देखो कौन सा, 3 है ना। एक्चुअली दिस इज पावर 2, लेकिन जो कैलसी पे स्टेप नंबर ऊपर आ रहा है वो है 3। अब एक बार और इक्वल टू करो, ये 1.331 आया, तो दिस इज 1.1⁻³ और जो ऊपर स्टेप नंबर आ रहा है वो क्या है, 4। अब ये एक का ही डिफरेंस आता है। अगर आपने ऐसे 0 से स्टार्टिंग से शुरू किया होगा ना, तो जितना पावर है और जो स्टेप नंबर है उसमें 1 यूनिट का डिफरेंस रहेगा। अब यही अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1.1⁻10 कैलकुलेट करना है, अगर ये 10 साल का डेटा होता तो फिर वो भी गिनना पड़ता कितनी बार इक्वल टू प्रेस किया, वो भी टेंशन नहीं है। आप इक्वल टू करते जाओ जब तक स्टेप नंबर 11 ना आ जाए। तो 11 स्टेप पे जो आपका आंसर आ रहा है वो डेफिनेटली 1.1⁻10 होगा। कंडीशन कि आपने स्टार्ट इससे किया है, फिर आपने स्टार्ट वैसे किया होगा 1 + 0.1 1.1, तो ये भी तो स्टेप चेंज हो गए ना। तो अगर ऐसे नहीं गिनना है, अगर आप 1.1 से डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हो, 0 जब था कैलसी, पहले आपने 1.1 प्रेस किया, इंटू इक्वल टू करते गए। तो अगर आपको 10th पावर चाहिए तो स्टेप नंबर 11 तक जाना है। अब कोई 20 ईयर्स का भी पूछेगा तो इक्वल टू भी गिनने की जरूरत नहीं, उसमें भी गारंटी कंफ्यूजन होता है। 5 बार 6 बार 7 बार गिन लिया ना, 7 हुआ था या 8 हुआ था भूल गए, वापस करते हैं, एक ही चीज बार बार गिनते रह जाओगे। तो स्टेप नंबर का यूज भी आप कर सकते हो कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए। आगे अभी समझ में। तो ये जो आपका फाइनली जो कैलकुलेशन आ रहा था यहाँ पे, वो टैली भी कर लेते हैं। 1.331 आ रहा था, 1.331 इंटू 1 लाख करो, ये हो रहा है 1,33,100। इसका बाइफर्केशन कर देते हैं। लगाया कितना था, 1 लाख, बाकी का कितना
33,100 वही आ रहा था। फॉर्मूला मैंने टैली करा दिया, ये मैनुअल कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला वाला कैलकुलेशन हमें तो आगे यही करना है। ये तो सिर्फ समझने के लिए था कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैसे आता है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर कर दी। डन। तो 1,33,100 टोटल अमाउंट है, इसमें आपका जो पैसा लगाया था वो भी वापस आ गया, और ऊपर जो आपको मिला सरप्लस दैट इज इंटरेस्ट 33,100। डन। अब देख लो, इसमें अगर कुछ नहीं समझ आया, कुछ क्वेरी है तो बोलो, कोई भी डाउट किसी को? क्लियर है? तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, ये स्टेप्स लिख लो, एक बार टैली करके यहाँ तक कंप्लीट कर लो, और ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, इनटू इक्वल टू वाली। नहीं याद रहता ये भी लिख के रखना है तो रख सकते हो। ठीक है, डन, यहाँ तक कंप्लीट। कुछ भी किसी को क्वेरी है, कुछ नहीं समझ आया? क्लियर है? अभी जो कैलसी पे मैंने आपको इनटू इक्वल टू वाला बताया, एक नॉर्मली अपने नंबर ले लेते हैं 2 और उसमें कैलकुलेशन देख लेते हैं कि एक इनटू इक्वल टू वाला क्या सिस्टम है। आप एक नंबर ले लो कैलसी पे 2, इनटू इक्वल टू करो, एक बार कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। फिर एक बार इक्वल टू करो, फिर 16, 32 चलता रहेगा। ये 2 का एक एक पावर बढ़ रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। एक दूसरी चीज़ भी होती है, अगर वापस से एक बार कैलसी को 0 कर दो, 2 ले लो वापस से स्क्रीन पे, फिर से करो इनटू इक्वल टू, 4 आया। अच्छा, अब करना इनटू इक्वल टू, फिर से इनटू इक्वल टू। पता है क्या हो रहा है? ये जो लास्ट नंबर है उसका स्क्वेयरिंग हो रहा है, समझ आ रहा है? तो इक्वल टू और इनटू इक्वल टू में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप एक बार इनटू इक्वल टू करोगे तो स्क्वेयरिंग हो जाएगा, फिर आप इक्वल टू करते जाओगे तो एक एक पावर एड ऑन होता जाएगा, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5 वैसे चलेगा। लेकिन ये जो आप कर रहे हो, अब ये 2 स्क्वायर है, अगर आप 2 के पावर में बात कर रहे हो, 2 स्क्वायर है, ये कितना है? 2^4 है, और ये कितना है? ये 2^8 है। समझ आ रहा है? प्रीवियस नंबर का डायरेक्ट स्क्वेयरिंग हो रहा है, 4 का स्क्वायर 16, इसका 52, 56 और आगे भी स्क्वेयरिंग हो जाएगा। तो इनटू इक्वल टू की जरूरत हमें नहीं पड़ती, अगर हम यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी या कंपाउंडिंग कर ले तो हमें हमेशा इसकी जरूरत पड़ती है। बट डिफरेंस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इनटू इक्वल टू अलग होता है और सिंपल इक्वल टू कर रहे हैं तो अलग होता है। तो हमें मेजोरिटी यही यूज करना है, इसका कभी काम नहीं आएगा। बट कैलसी पे क्या डिफरेंस है दोनों में वो आपको बता दिया। डन, यहाँ तक कंप्लीट। चलो, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। कुछ और चीजें भी हैं इसमें, देख लेते हैं। हाँ, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का अपना एकदम बेसिक फॉर्मूला, इस पे पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। इसमें आगे कुछ और क्लैरिफिकेशन आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अभी जो कंपाउंडिंग हमने किया ना, उसमें साल में इंटरेस्ट हमने एक बार गिना, मतलब बैंक ने आपको जो इंटरेस्ट दिया वो साल में एक ही बार कैलकुलेट किया, पूरे 12 महीने का एक साथ, और वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया या उसकी एंट्री आ गई। ऐसा भी हो सकता है कि बैंक वाले इंटरेस्ट आपको 6 मंथली बेसिस पे पे करें या क्वार्टरली बेसिस पे पे करें। आपका सेविंग्स अकाउंट अगर है तो उसमें आप देखना हर 3 महीने में इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, चेक कर लेना, जितना बैलेंस होगा उस हिसाब से जो भी अमाउंट आएगा। लेकिन एवरी 3 मंथ्स, मतलब क्वार्टर एंड होने के लास्ट डेट पे या उसके अगले डेट पे आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिटेड करके आ ही जाता है। वो लोग क्वार्टरली गिनते हैं। तो सपोज अगर हम ईयरली के बदले हाफ ईयरली या एवरी 6 मंथ्स काउंट करें, इंटरेस्ट के अमाउंट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, या उतना इंटरेस्ट आएगा? जैसे अभी के डेटा में अपन देख रहे थे कि 1 लाख इन्वेस्ट किया और 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया और इंटरेस्ट का रेट था 10% पर एनम, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आया था 33,100, 3 साल का टोटल। तो ये तो हर साल एक बार गिना था ना इंटरेस्ट। अगर 6-6 महीने में गिनते तो ये 33,100 सेम रहता या कुछ डिफरेंस आता? क्या लगता है? डिफरेंस आता। ये पता है, कंपाउंडिंग डबल टाइम होता, हर 6 महीने में कंपाउंडिंग होता। फिर आप कैसे गिनते कि भाई पहले फर्स्ट 6 मंथ्स का आप गिनते ना, तो उसमें क्या होता है, 1 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से 6 महीने का, मतलब आधे साल का, तो वो कितना होगा? 5,000 होगा। फिर जो सेकेंड 6 मंथ्स का आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें 1 लाख पे थोड़ी गिनोगे, फिर आप किस पे गिनोगे? 1,05,000 पे 10% फॉर 6 मंथ्स, फिर ऐसे गिनोगे ना। तो कहीं ना कहीं देख लो ये इफेक्टिव अमाउंट बढ़ जाएगा। 5,000 के बाद सेकंड वाले कैलकुलेशन में ये 5,250 ऐसा कुछ आएगा। तो पहले साल का इंटरेस्ट 10,000 नहीं आया, 10,250 रुपये आया। समझ आ रहा है? तो अगर आप कंपाउंडिंग 1 ईयर के बदले 6 मंथली करोगे, डेफिनेटली इससे ज्यादा ही अमाउंट आएगा, इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा। समझ आ रहा है? अब ये चीज अगेन हमें मैन्युअली ऐसे 6 बार नहीं गिननी, हमें डायरेक्टली चाहिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यही रहने वाला है। चेंज क्या होगा वो देखो, जो इंटरेस्ट का रेट है वो आधा हो गया और एंड डबल हो गया। ये भी रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक वाली चीज है। अभी देखो यहाँ पे जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपने जब 6 महीने के लिए गिना, ऐसा बोल सकता हूँ इफेक्टिव रेट 5% हुआ। 1 साल का 10% रेट है, 6 महीने कितना हुआ? 5% हुआ। इसलिए आई को हाफ कर दिया, क्योंकि एवरी टाइम जब आप कंपाउंडिंग करोगे आपको 10% नहीं, आपको इफेक्टिव रेट तो 5% ही लेना है। दूसरा, आपने कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया था? 3 साल के लिए।
हर 6 महीने में अगर कैलकुलेशन होगा तो कितनी बार कैलकुलेशन होगा? 6 टाइम्स, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये हो गया ना डबल, n/2। तो इसलिए फॉर्मूला इस तरीके से चेंज हो गया। तो कहीं अगर आपको बोला है कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ्स और हाफ ईयरली बेसिस, तो फॉर्मूला में ये चेंज आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? कोई डाउट इसमें? अब इस फॉर्मूला के हिसाब से अभी डेटा में कैलकुलेशन करोगे तो इसके बदले जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, एंड देन आप कंपेयर कर सकते हो कि कितना इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिला। गिन के देख लेते हैं एक बार। 1,00,000 रुपए अपना प्रिंसिपल। अब ये 10% के हिसाब से ये 5% हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1.05। अच्छा, ये ध्यान रखना 1.5 मत लिख देना, डेसिमल में जिनको कंफ्यूजन होता है। 10% का आधा 5%, 1.5 50% हो जाएगा। इतना इंटरेस्ट नहीं देता है कोई। ठीक है, तो 5% है, इट इज 1.05। 3 × 2 ये कितना हो गया? 6। अब आपको पता है ये कैसे गिनना है कैलसी पे, ज़्यादा मेहनत किए बिना। 1.05 इंटू इक्वल टू 6 पावर है, तो स्टेप नंबर 7 तक जाना है। ठीक है, और बहुत जल्दी जल्दी मत जाना, फिर 7 के आगे 8 पे चले जाओगे तो वापस गिनना पड़ेगा। 1.34 इंटू 1 लाख कर दो ना, टोटली बता दो। आगे 9 पूरा बोलो ना अमाउंट। 1,34,009.56। ठीक है, ये एग्जैक्ट अमाउंट आ रहा है। अब इसमें आपका इंटरेस्ट का प्रोपोर्शन कितना है वो आपको दिख ही रहा है, 34,009.56 फर्क पड़ गया ना। यहाँ 33,100 था, 34,000 रुपीज से ऊपर आ गया, तो दैट मीन्स कंपाउंडिंग से फर्क पड़ रहा है। क्लियर हुआ? तो यहाँ हमने जो कैलकुलेशन किया वो सेमी एनुअल बेसिस पे किया, 6 मंथली बेसिस पे। फॉर्मूला कैसे बनाना है पता चल गया। अब मैं आपको बोलूँ कि कैलकुलेशन हाफ ईयरली नहीं, क्वार्टरली बेस पे होगा। हर 3 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्या करें फॉर्मूला में? डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। समझ आ गया? बस, तो ये आपको ट्रिक पता चल गई तो फॉर्मूला अपने आप बना सकते हो। ये क्वार्टरली कैलकुलेशन, ये हाफ ईयरली कैलकुलेशन। ठीक है, मंथली भी होगा तो भी हो जाएगा ना, डिवाइड बाई 12 इंटू 12। ठीक है, फ्री टाइम है तो गिनते रहेंगे बैठ के। और क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली चाहिए तो इसमें आप 12 ले लो, अपने आप मंथली कैलकुलेशन भी हो जाएगा। अब जो ये आपने हाफ ईयरली गिना, सेम अगर आप क्वार्टरली गिनते तो इंटरेस्ट का अमाउंट ये 34,000 से ज़्यादा आता, कम आता या सेम रहता? ज़्यादा ही आता ना। जितना नंबर ऑफ टाइम्स आप कंपाउंडिंग करोगे, जितने पार्ट्स में पूरे ईयर को डिवाइड करोगे, डेफिनेटली आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। और कंपाउंडिंग का यही पावर होता है, ये कैलकुलेशन यहाँ पे। तो इसके साथ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो बेस है वो पूरा कवर हो गया। मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला बता दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला और उसके वेरिएशंस बता दिए। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट। इतना सब कुछ कैपिटल बजटिंग में सब कुछ यूज़ नहीं होने वाला, लेकिन क्या होता है कि जो मेन टॉपिक तक पहुंचना है उसके लिए फाउंडेशन क्रिएट करना जरूरी है। अगर आपको ये सब नहीं पता है, मैं डायरेक्ट वो फॉर्मूला बता दूंगा तो याद करने वाली बात हो जाएगी। और ये चीज़ें फाइनेंस में ऐसा ना, जब तक कैलकुलेशन क्लियर नहीं है वो पढ़ने का मीनिंग ही नहीं। तो बेसिक से जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा। ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, बाकी कंप्लीट है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट टर्म पे बात कर लेते हैं, दैट इज एन्युटी। ये भी अगेन फाइनेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म और कॉमन है। एन्युटी स्कीम, एन्युटी प्लान, बहुत जगह वर्ड यूज होता है। एन्युटी को अगर आपको सिंपल मीनिंग निकालना है उसका, दैट इज इंस्टॉलमेंट। एकदम सिंपल टर्म्स, मतलब कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है मुझे, एक वर्ड में बोलना है। तो एन्युटी का मतलब क्या होता है? दैट इज इंस्टॉलमेंट। अब इसी चीज को टेक्निकली समझ लेते हैं कि एन्युटी को डिफाइन कैसे करते हैं। आपने कैश फ्लोज के बारे में तो काफी कुछ पढ़ लिया, वो EBIT और वो सब, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो। तो यहाँ पे एन्युटी को मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैश फ्लोज ऑफ इक्वल अमाउंट एंड ट्रांजैक्टेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे बैंक का अगर आप लोन ले रहे हो तो उसका EMI पे करते हो ना, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो अपने बोलते हैं। हर महीने आपका लोन का जो EMI आप पे कर रहे हो, EMI मंथली अमाउंट सेम रहता है हर महीने, अलग अलग अमाउंट डिडक्ट होता है? सेम ही रहता है ना। अगर आपका मान लो 20,000 मंथली EMI आ रहा है तो एवरी मंथ आप 20,000 ही तो पे कर रहे हो। तो कैश आउटफ्लो सेम है ना, इक्वल अमाउंट। अच्छा, टाइम गैप कितना होता है दो पेमेंट्स के बीच में, वो भी सेम रहता है या अलग अलग होता है? महीने की कोई भी तारीख पे पैसे कट जाएंगे आपके अकाउंट से या फिक्स डेट होती है? वो डेट आप जो बैंक के साथ डिसाइड करोगे उसी डेट पे आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएंगे। अगर आपने महीने की 5 तारीख फिक्स की है तो 5th ऑफ एवरी मंथ आपके अकाउंट से 20,000 रुपीज जो है माइनस हो जाएंगे। तो ये है परफेक्ट एन्युटी वाला केस।
अमाउंट भी हर महीने सेम है, और दो पेमेंट्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो भी रेगुलर है, 1 मंथ, एग्जैक्टली 1 मंथ। क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हो तो भी ठीक है, ईयरली कर रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल और टाइम पे अगर पे हो रहा है या रिसीव हो रहा है तो उस चीज को अपने क्या बोलेंगे, दैट कैश फ्लो इज एन्यूटी। इसलिए मैंने बोला सिंपल टर्म्स में इंस्टॉलमेंट सिस्टम या ईएमआई सिस्टम। आ गया समझ में? तो दिस इज एन्यूटी। क्लियर मीनिंग? ठीक है, इतना ही है इसके अंदर और कुछ नहीं। अब एन्यूटी के ना दो टाइप्स हैं, थियोरेटिकली इसको डिवाइड कर रहे हैं। एक है एन्यूटी रेगुलर और एक है एन्यूटी ड्यू। इसका दूसरा भी नाम है, दैट इज कॉल्ड इमीडिएट। अभी एन्यूटी रेगुलर क्या है और एन्यूटी ड्यू क्या है वो समझ लो। सपोज आप बैंक से ना लोन ले रहे हो, एक कार आपने परचेज कर ली, अब गाड़ी खरीद ली, तो जो ईएमआई पे आप पेमेंट करने वाले हो वो ईएमआई पे करना कब से स्टार्ट करोगे? आज से शुरू होगा या अगले महीने से स्टार्ट होगा? कुछ आइडिया? अगले महीने से होगा ना, यूजुअली ऐसे ही होता है। बैंक वाले बोलते हैं सर आज तो गाड़ी खरीदी, आज घूमने जाओ, आज क्यों लोन का टेंशन ले रहे हो, अगले महीने से ईएमआई भरना, हमें कोई जल्दी नहीं। समझ आ रहा है? अच्छा, लेकिन कार खरीदते टाइम आज कुछ पैसा देना पड़ता है या पूरा 100% फाइनेंस हो जाता है? कुछ तो आज पे करना पड़ता है, उस अमाउंट को कुछ बोलते हैं, उसके लिए कोई टर्म डाउन पेमेंट। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं ना कि आपने सपोज 12 लाख रुपीज की कार परचेज की, तो कुछ परसेंटेज आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है। 2 लाख रुपीज आपने डाउन पेमेंट पे कर दिया, बाकी 10 लाख रुपए का आपने लोन ले लिया। तो अभी हमें यहाँ पे इस अमाउंट से तो कोई मतलब ही नहीं, इस पे कोई इंटरेस्ट तो देना नहीं, तो आपने अपनी सेविंग में से पे किया और ये 10 लाख रुपीज आपने लोन फाइनेंस करवा लिया, जिसका ईएमआई आपको पे करना है। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि इसका ईएमआई आपका इतने रुपए आएगा और वो अगले महीने से पे करना है, आज आपको कुछ भी पे नहीं करना। और यूजुअली हर बैंक का यही सिस्टम होता है कि वो इमीडिएट फर्स्ट डे पे ईएमआई चार्ज नहीं करते, नेक्स्ट मंथ से चार्ज करते हैं। तो इस सिस्टम को अपने बोलते हैं एन्यूटी रेगुलर। रेगुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेगुलरली यही फॉलो होता है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, दैट इज एन्यूटी रेगुलर। क्लियर? उल्टा भी तो हो सकता है, बैंक वाले बोले नहीं गाड़ी खरीदी है वो अपनी जगह, डाउन पेमेंट आपने दिया वो भी ठीक है, लेकिन पहला ईएमआई भी आज ही भरना पड़ेगा। अब बोलेगा तो भरना ही पड़ेगा, आपने क्या करेंगे? तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, इमीडिएट। क्योंकि इमीडिएटली आज आपसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगा जा रहा है। आया समझ में? पॉपुलर सिस्टम कौन सा है? रेगुलर वाला। और ये हो सकता है, थियोरेटिकली पॉसिबल है कि वैसी कंडीशन रख सकते हैं। तो इसके लिए आप ये एक बार सिर्फ इतना नोट कर लो, एन्यूटी रेगुलर ड्यू एंड इमीडिएट। ठीक है, एन्यूटी रेगुलर में जो भी पेमेंट्स हो रहे हैं या जो रिसिप्ट्स हो रहे हैं, दैट इज एट द एंड ऑफ द टर्म। जैसे मंथ है तो एट द एंड ऑफ द मंथ, क्वार्टर है तो एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, और ड्यू वाले में एट द बिगनिंग। ये डिफरेंस रहता है, ये नोट कर लो। ठीक है, क्लियर? ये एन्यूटी रेगुलर, एन्यूटी ड्यू। अब ये दोनों में से आप मुझे सोच के बताओ, बैंक वालों का फायदा किस में है, रेगुलर में या ड्यू में, पैसों के टर्म्स में? ड्यू में फायदा है या रेगुलर में? सोच लो आराम से, फिर वोट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों आंसर आएंगे। आप अपना अपना लॉजिक लगा लो, बाद में लॉजिक भी बताना पड़ेगा। रेगुलर में बैंक ज़्यादा फायदा किस में करेगा, वो ज़्यादा पैसे किस में कमाएगा, रेगुलर में या ड्यू में? हाँ, रेगुलर वाले कितने? रेगुलर वाले, ठीक है। बाकी के ड्यू वाले कितने? बाकी जो कुछ नहीं बोल रहे, बोले हम मेजोरिटी के साथ जाएंगे, वो भी दिख रहे हैं। कुछ तो आंसर दो, या तो रेगुलर बोलो ड्यू बोलो, कुछ तो लॉजिक आपके माइंड में आ रहा होगा, या तो सही होगा या गलत होगा। डिसाइड कर लिया, रेगुलर या ड्यू? अब देखो, अच्छा रेगुलर वाले जो बोल रहे हैं कि रेगुलर है, वो आपने क्या सोचा, क्यों ऐसा कि रेगुलर में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा? हाँ, इंटरेस्ट उनको ज़्यादा मिलेगा, हाँ, क्योंकि वो 1 महीने बाद पैसा आप देने वाले। ठीक है, और ड्यू वाले क्या बोल रहे हैं, ड्यू क्यों लग रहा है आपको? ठीक है, आज पैसा मांग रहे हैं इसलिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा आपको। ऐसा जल्द से जल्द पैसा रिकवर करना चाहिए, तो उस हिसाब से वो जितना जल्दी पैसा ले सके वो वैसे उस हिसाब उनके लिए उतना अच्छा है, उस सेंस में। अच्छा ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह अलग आपने कैलकुलेशन किया, लॉजिक लगाया। अब देखो, पहली चीज़ तो ये है, ये ध्यान रखना, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, बैंक वालों को पैसा रिकवर करने की कोई जल्दी नहीं होती। जो आप सोचते हो वो उल्टा सोचते हैं। उसका रीज़न क्या है ना, उनका पैसा काम पे लगा हुआ है। पैसा ब्याज पे देने वाला दिमाग चलाओ, फिर देखो आपको समझ आएगा। अगर आपसे कोई पैसा ब्याज पे लेके जाए और आपको हर महीने आके इंटरेस्ट चुका रहा है और उसके पेपर्स भी हैं आपके पास कि कहीं भागेगा नहीं, तो आपको जल्दी है उससे अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस लेने की? कभी नहीं। आप बोलोगे पैसा रखना भाई, पूरे जन्म तेरे पास रख, ब्याज भेजता रहना, एक पॉइंट पे ना जितना तुझे पैसा दिया उससे ज्यादा ब्याज कमा लूंगा। समझ में आ रहा है? बैंक वालों को कभी जल्दी नहीं होती। आप अगर लोन जल्दी रीपे करते हो ना, आपको क्या लगता है हम कितने अच्छे हैं ना, जल्दी जाके लोन पे कर रहे हैं, उनको भी खुशी होगी, उनको दुख हो रहा होता है।
बोले गया इंटरेस्ट। अब कोई नया बकरा ढूंढना पड़ेगा फ़ोन कर करके, सर लोन ले लो, पैसे वापस आए हुए क्या करे इसका। तो उनको तो अपने फंड्स काम पे लगाने, उनका तो काम ही है पैसा लोगों को उधार दो, उससे ब्याज कमाओ, उससे अपना प्रॉफिट बढ़ाओ। तो दे आर नॉट हैप्पी कि आप उनका पैसा जल्दी रिपे कर रहे हो। वो तो चाहते हैं 5 साल के लिए क्यों, 20 साल के लिए लोन लो ना, 20 साल तक हम आपसे कमाते रहेंगे और एट दी एंड पैसा तो आप वापस देने वाले हो, कहाँ जाओगे। और नहीं दोगे तो जो खरीदा है वो उठा के लेके जाएंगे, इसलिए हमको कोई टेंशन नहीं है। तो इससे सिक्योर बिजनेस तो कुछ नहीं हो सकता। तो दे आर नेवर इंटरेस्टेड कि आपको पैसा उनको जल्दी वापस चाहिए। क्लियर। अच्छा, अब जैसे इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की बात करें, एक सिंपल लॉजिक ये है कि आप बैंक का पैसा जितने टाइम तक यूज करोगे उतना वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इसलिए बोला टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वही तो चीज़ है। अब रेगुलर और ड्यू अगर आप इसमें देखोगे तो रेगुलर वाले में आप उनका ज़्यादा पैसा ज़्यादा टाइम तक यूज कर रहे हो, क्योंकि आज आपने जो 10 लाख रुपए बोरो किया ना, आज आपने इसमें से 1 रुपया भी उनको नहीं लौटाया, आप कब पे करोगे, नेक्स्ट मंथ। तो इस फर्स्ट मंथ के लिए आपने पूरा 10 लाख रुपीज़ जो है वो उनका यूज़ किया, तो ब्याज कितने पे लगेगा, 10 लाख पे। अच्छा, अगर ये आपसे पहला इंस्टॉलमेंट आज ही मांग लेते और अपने मान लेते हैं कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सपोज 25,000 है, लमसम मान लेता हूँ मैं, तो आपने 10 लाख में से आज ही उनको 25,000 पे कर दिए ना 10 लाख में से, तो आज के आज पे किया तो भी इसमें कुछ इंटरेस्ट दिया होगा आपने। आज ही 10 लाख रुपए बोरो किए, उसमें से आज पहला ईएमआई भर दिया 25,000, ये तो प्योर प्रिंसिपल रिपेमेंट हो गया, इसमें काहे का ब्याज। ठीक है, तो बचा कितना। अब जब अगले महीने आप अगला ईएमआई भरोगे तो इंटरेस्ट उनको कितने पे चुकाओगे, 975 पे, दिख रहा है। यही रेगुलर में आप उनको अगले महीने इंटरेस्ट चुकाते 10 लाख पे, अब ये सिचुएशन में क्या हो रहा है 975 पे। आपको नहीं लगता 25,000 रुपए पे उनका एक महीने का इंटरेस्ट चला गया, तो इसमें उनको एक्चुअली में नुकसान है। और ये नुकसान सिर्फ पहले महीने में ही होगा ना, या पूरे ड्यूरेशन में होगा, पूरे ड्यूरेशन पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये इसका साइकिल ही पूरा चेंज हो गया। फिर अब जो थर्ड मंथ आएगा उसमें भी तो अमाउंट कुछ और होगा, उसके कंपैरिजन में लोअर ही होगा। तो ये ड्यू वाले में ना उनको ओवरऑल जितने महीने का आपका ईएमआई है, हर महीने में इंटरेस्ट का कुछ ना कुछ नुकसान होगा, और रेगुलर वाले में उनको हर महीने में इंटरेस्ट कुछ ना कुछ ज़्यादा मिलेगा। तो ये कंटिन्यूस इफेक्ट है, सिर्फ 1 मंथ का, फर्स्ट मंथ का इफेक्ट नहीं है, ये एंड तक उनको उसका फायदा मिलने वाला है। इसलिए वो क्या बोलते हैं, सर आज गाड़ी लेके जाओ, घूमो फिरो, टेंशन मत लो, पैसे अगले महीने देना, क्योंकि उसमें हमारा भी फायदा है। आपको मेंटली अच्छा लगेगा कि आज आप गाड़ी में घूमने जा रहे हो, आज ईएमआई नहीं भरना, लेकिन फाइनेंशियली हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप आज मत पे करो, अगले महीने पे करो। समझ में आ रहा है। तो रेगुलर एन्युटी वाले केस में बैंक को या इंटरेस्ट चार्ज करने वाले को ज़्यादा फायदा होता है, ड्यू वाले में उसको कंपेरेटिवली कम इनकम जनरेट होगी। अब लॉजिक समझ आ गया, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक। तो ये एन्युटी में आपका रेगुलर एंड ड्यू, ये 2 टाइप्स यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, तो 3 टॉपिक्स अपने हो गए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी। आगे के 2 टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, दैट इज फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या उसका मीनिंग, ये हटा देते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन, उसका आंसर दे दो आप। टाइम के साथ साथ पैसों की वैल्यू कम हो जाती है या बढ़ जाती है, इसमें भी दोनों आएंगे, कम हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, वोट नहीं मांगूंगा, रीजन बता दो। जो बोल रहे कम हो जाती है उसका क्या लॉजिक है, टाइम के साथ पैसों की वैल्यू कम कैसे हो जाती है। इन्फ्लेशन, मतलब आज आपके पास जो 10,000 रुपये हैं, 4 दिन के बाद 8,000 हो जाएंगे, ऐसा कोई लेके चला जाएगा। तो क्यों कम हो जाती है, मतलब किस सेंस में, इन्फ्लेशन के हिसाब से। 5 साल पहले 100 की वैल्यू कितनी थी और आज देखो, हाँ उस सेंस में। ठीक है, और मशीनरी आज परचेज की आपने तो 14 लाख की मशीनरी, अगर आप 10 साल के बाद उसकी वैल्यू नहीं, मशीन पे नहीं जाते अपने, मेरे लॉकर में पैसे पड़े हैं, 10 लाख रुपए की मशीन है, लॉकर में रखे मैंने। 10 साल के बाद खोलूंगा तो 10 लाख रुपए 5 लाख हो जाएंगे, 15 लाख हो जाएंगे, 10 लाख ही रहेंगे ना, लॉकर में रखे हैं, उतने के उतने ही रहेंगे। तो पैसों की वैल्यू टाइम के साथ कम हो गई या बढ़ गई। अच्छा, बढ़ गई वाला कोई बोल रहा है, अभी हो सकता है सही हो। हाँ, इन्वेस्टमेंट अगर की हो तो पैसों की वैल्यू बढ़ेगी। एक्चुअली में टाइम के साथ पैसों की वैल्यू कम होती है, वैल्यू चीज़ों की बढ़ती है, पैसों की नहीं बढ़ती। एक सिंपल एग्जांपल जो दुखती लगे अपनी, पेट्रोल। ठीक है, उसी पे बात कर लेते हैं। 10 साल पहले पेट्रोल का रेट क्या होगा, 40 रुपये, 50 रुपये। आज कितना रेट है, लगभग 100 रुपये। तो आपको क्या लग रहा है, 10 साल में पेट्रोल की वैल्यू बढ़ी या पैसों की वैल्यू बढ़ी। पेट्रोल की वैल्यू बढ़ी। वही 1 लीटर पेट्रोल 10 साल पहले 40 रुपये में आता था, मतलब उस 1 लीटर पेट्रोल के आपको 40 रुपीज़ ही देने पड़ते थे। आज सेम वही 1 लीटर पेट्रोल, एग्जैक्ट वही क्वांटिटी, लेकिन पैसा कितना देना पड़ रहा है, 100 रुपये। तो भाव किसके बढ़ गए, पेट्रोल के ना। ऐसे ही बोलते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, ये थोड़ी बोलते हैं कि पैसों की वैल्यू बढ़ गई। पैसों की वैल्यू तो कम हो गई, क्योंकि उतने ही पेट्रोल के लिए आपको ज्यादा करेंसी खर्च करनी पड़ रही है। जो आपने बोला इन्फ्लेशन, तो महंगाई बढ़ रही है ना हर साल। तो आपने जो बोला सर 5 साल पहले जो चीज़ 100 रुपये में आती थी, आज वो 100 रुपये में नहीं आएगी, वो एग्जैक्टली वो बात करेक्ट है। तो टाइम के साथ साथ पैसों की वैल्यू कम हो जाती है। अच्छा, वो लॉकर में जो 10 लाख रुपए रखे थे,
वो तो 10 लाख ही रहे ना। तो बोले नहीं सर लॉकर में रखेंगे तो वैल्यू कम नहीं होगी। ऐसा होगा भाई, आपको 10 लाख रुपए में 5 साल पहले जो चीज़ें आती थी आज वो नहीं आएंगी, तो कहीं ना कहीं वो 10 लाख रुपए अब उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे जितने पहले आपको लग रहे थे। समझ में आया? और ये चीज़ आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी सुनी होगी, कभी उनसे बात की होगी, बोले हमारी महीने की सैलरी इतनी होती थी। मेरे ग्रैंडफादर बोले मेरे महीने की सैलरी होती थी 125 रुपये। बोले इतने में तो मैं ओला लेके घर तक नहीं पहुंच पाऊंगा आज। समझ में आ रहा है? तो 125 रुपीज़ में पूरे महीने की सैलरी और पूरा परिवार चल रहा था। आज 125 रुपये में आप नाश्ता भी नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो टाइम के साथ साथ ना वो पैसों की वैल्यू बहुत कम होगी। 125 रुपये तब किसी की पूरे महीने की इनकम थी, आज 125 रुपये कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मनी डेप्रिशिएट हो रहा है, करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, गुड्स के सर्विसेज के दाम साथ साथ में बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन। अच्छा, इस इन्फ्लेशन से कोप अप करने के लिए आप क्या करते हो? खर्चा करना कम कर देते हो। बोले पहले 2 रोटी खाते थे अब 1.5 खाएंगे महंगाई के साथ साथ, फिर और बढ़ गई तो 1 खाएंगे। ठीक है, ऐसा होगा? आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, ये इन्वेस्टमेंट का सारा जो लालच है ना, ये इन्फ्लेशन के साथ साथ जुड़ा हुआ है। अब इसमें आपने सुना होगा ना, बैंक में एफडी करवाते हैं अपने कितना इंटरेस्ट मिलता है, अभी कितना रेट है कुछ आइडिया? 6 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब 7% से तो कम ही है। इन्फ्लेशन किस रेट पे बढ़ रहा है ऑन एन एवरेज ईयरली, कुछ आइडिया है? उसका डेटा कहीं पे पढ़ा आपने? 7 से 8% के बीच में। अब देखो इसका कैलकुलेशन समझो, अगर आपने एफडी करवा दी तो एफडी पे आपको ना 6% इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम। आप खुश हो रहे हो, बोले हाँ मेरा पैसा भी तो बढ़ रहा है साथ साथ में, लेकिन महंगाई किस रेट से बढ़ रही है? जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना वो 7.5% से बढ़ रहा है। कुछ समझ आया? तो अगर आज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, 1 साल के बाद वो हो जाएंगे 1,06,000। समझ आया? लेकिन आज जो चीज़ 1 लाख में अवेलेबल है मार्केट में, 1 साल बाद वो हो जाएगी। तो एफडी कराने के बाद भी 1500 रुपये और जेब से डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही है, वेल्थ वाइप ऑफ हो रही है। समझ में आ रहा है? ठीक है, 1 साल पहले इससे तो चीज़ खरीद लेते ना, सस्ता पड़ता। 1 लाख का 1 लाख में तो मिल जाता, या ब्याज मिला 6,000 और महंगाई बढ़ गई 7,500 से, तो 1500 रुपये बीच का कहाँ से लाओगे? वो जो 1 साल में कमाया ना उसमें से और देना पड़ेगा। तो वेल्थ क्रिएट थोड़ी हो रही है, वाइप ऑफ हो रही है। तो देखना जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं ना, वो कंपेयर कैसे करते हैं कि मैं उतना इंटरेस्ट तो कमा लूँ जितना इन्फ्लेशन है। अगर आप 7.5% के बराबर इंटरेस्ट कमाते हो ना, तो आप ब्रेक इवन पे हो। जितनी महंगाई बढ़ रही है उतनी आपकी वेल्थ भी बढ़ रही है, बचाया कुछ नहीं आपने। लेकिन वो जो अपने क्रिप्टो वाले इन्वेस्टर नहीं होते, 1 साल में 40% प्रॉफिट, 1 साल में नहीं 2-3 घंटे में भी हो सकता है, उस टाइप के, वो एक्चुअल में वे कमाने निकले कि 7.5% महंगाई बढ़ेगी, 1 साल में हमारा पोर्टफोलियो 40% प्लस होगा, तो जो डिफरेंस है वो हमारा बेनिफिट है। समझ आ रहा है? उल्टा होता है। बिटकॉइन की हालत देख ली ना, पिछले साल जो उछल रहे थे बिटकॉइन वाले, अब तो सरकार ने ही बोल दिया, बोले तुम्हारा काम ही खत्म कर देंगे। तो जो लालच में गए थे वो सारे धुल गए, पैसा कहाँ गया पता नहीं, लेकिन गया। तो ये -40% हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं पॉइंट वही है कि आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो आप कोशिश ये करते हो इन्फ्लेशन को बीट करने की। आपने गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, 9% रिटर्न आपको दे रहा है, यहाँ आपको कुछ ना कुछ पैसा बच रहा है, ज्यादा नहीं 1.5% ही आपने नेट कमाया, लेकिन इन्फ्लेशन को तो एटलीस्ट बीट कर लिया। तो ये हम जो इन्वेस्टमेंट का सारा जो चक्कर चल रहा है ना, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि टाइम के साथ साथ पैसों की वैल्यू कम हो रही है। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितनी जितनी महंगाई बढ़ रही है उतनी अगर हमारी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती रहे तो हम महंगाई के साथ कोप अप कर पाएंगे। जो आपको सैलरी में डियरनेस अलाउंस मिलता है, उसका भी एक वही लॉजिक होता है कि महंगाई के साथ साथ कोप अप करने के लिए। आ गया समझ में? तो इतना तो क्लियर है ना, टाइम के साथ पैसों की वैल्यू कम हो रही है। अब ये फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मैं आपको एकदम सिंपल जो एग्जांपल अभी दिया था उसी से लिंक करवा देता हूँ, इतना टेक्निकल नहीं है। अभी अपन ने जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, उसमें आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, 3 साल के बाद वो कितने हो गए थे? ये अमाउंट तो आपको ध्यान में, आज के पैसों की वैल्यू फ्यूचर में क्या होगी अलॉन्ग विथ रिटर्न या फिर इंटरेस्ट के साथ, इस अमाउंट को अपने क्या बोलेंगे? दैट इज फ्यूचर वैल्यू। कि आज 1 लाख रुपए अगर मैं लगाऊंगा तो 3 साल के बाद 10% इंटरेस्ट के साथ मुझे कितना पैसा वापस मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आपका आंसर है 1,33,100, तो दिस इज द फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर की वैल्यू। समझ में आ गया? ये आज की वैल्यू नहीं, आज है आपके पास 1,33,000 नहीं, आज आपके पास कितने? 1 लाख रुपए। इन्वेस्ट करोगे तो 3 साल के बाद 10% पर एनम इंटरेस्ट पे जो अमाउंट बनेगा उसको अपने क्या बोलेंगे? फ्यूचर वैल्यू। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं अमाउंट बोल रहा था ना, वही होता है फ्यूचर वैल्यू, और कुछ भी नया नहीं। आ गया समझ में? अब फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए ऑब्वियसली 2 चीजें जरूरी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और ड्यूरेशन। इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियसली एक अमाउंट तो होना ही चाहिए, आप किसकी फ्यूचर वैल्यू ढूंढ रहे हो, लेकिन कितने रेट पे आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है और कितने साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उस पर फ्यूचर वैल्यू डिफर करेगी। ये डेटा अगर मैं आपको बोलता था 10% के बदले रेट 12% है, ड्यूरेशन 5 ईयर्स है, तो फ्यूचर वैल्यू भी तो चेंज हो जाती, क्योंकि फ्यूचर का टाइम ही चेंज हो गया ना। समझ आ रहा है? तो दिस इज फ्यूचर वैल्यू, सिंपल एकदम क्लियर हो गया। अब प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो मैं क्वेश्चन पूछने का तरीका रिवर्स कर रहा हूँ। मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ, 3 साल के बाद आपको किसी को 1,33,100 रुपीज पे करना है।
तो आप ऐसा सोच रहे हो कि आज ही कुछ फंड्स इसके लिए साइड पे अलोकेट करके रख देते हैं, अब लॉकर में तो रखेंगे नहीं, कहीं पे इन्वेस्ट ही करेंगे, तो कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं कि 3 साल के बाद एग्जैक्टली अमाउंट बन जाए, तो कितना पैसा आज इन्वेस्ट करूं कि 3 इयर्स के बाद इतना अमाउंट मुझे मिल जाए। तो इंटरेस्ट का रेट पता किया, ड्यूरेशन पता कर ली और उस हिसाब से कैलकुलेट कर लिया, तो आंसर क्या होगा आपका 1 लाख। आज अगर 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो 3 साल के बाद अपने आप हमारे पास इतने पैसे होंगे कि जो भी ड्यूज पे करने हैं विद इंटरेस्ट वो हम पे कर सकते हैं। तो ये 1 लाख रुपए क्या है, ये आज की वैल्यू, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू। और ये 1,33,100 जो है वो फ्यूचर की वैल्यू है, तो उसको क्या बोलेंगे, दिस इज फ्यूचर वैल्यू। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल, ये फ्यूचर की वैल्यू है और ये आज की वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू। बोलो आगे समझ में कोई कंफ्यूजन यहाँ तक क्लियर? ठीक है, इसमें कुछ लिखना नहीं है, आप इससे मीनिंग ध्यान रखना, आगे के टाइप्स इसमें देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे टॉपिक को अपने मिक्स करने वाले हैं। फ्यूचर वैल्यू जो टॉपिक है मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। फ्यूचर वैल्यू के साथ साथ हम एन्युटी के कंसेप्ट को मिक्स करने वाले हैं, उस हिसाब से उसमें कुछ केसेस बनेंगे। इसमें 3 टाइप्स आ सकते हैं। एक हम बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट या वन टाइम कैश फ्लो, एक बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, और तीसरा केस होगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। ये 3 टाइप्स है, अब एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज वन टाइम कैश फ्लो। इसका मतलब ये कि अगर एक बार आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हो और उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे। एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, कुछ आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया, अमाउंट थोड़ा बढ़ा देते हैं, 10 लाख रुपीस कर देते हैं, इतना आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको कमिट कर रहे हैं दैट इज 12% पर एनम और ड्यूरेशन है 5 ईयर्स। अब इस सिचुएशन में मुझे फाइंड आउट करना है कि 5 साल के बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा। कंडीशन ये है कि विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स में और 1 रुपया भी एडिशनली इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला हूँ और जो इन्वेस्ट किया उसमें से कुछ विड्रॉ नहीं करने वाला। कंपाउंडिंग होता रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और 5 साल के बाद ही पूरा पैसा मेच्योरिटी पे मुझे वापस मिलेगा। तो कितनी वैल्यू आएगी वो गिन के बता दो। फॉर्मूला क्या लगेगा, कैसे गिनेंगे? कंपाउंडिंग का ही फॉर्मूला लगेगा ना, कुछ नया तो करना नहीं। ये वही फॉर्मूला आपका जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, 1+i⁻n वाला, ये फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है। मुझे वैल्यू बता दो, अमाउंट कितना आ रहा है? 17,60,000 62 एग्जैक्ट आ रहा है। देख लो और भी वैल्यूज कैलकुलेट कर लो कितनी आ रही है, मैं भी गिन लूँ। एग्जैक्ट तो नहीं आएगा। 1762 341, हाँ 1762 341 या 342, 1-2 रुपये चलेगा आगे पीछे, वो देख लेना। 17,62,340 रुपीज़ के अराउंड आएगा। आ रहा है सबका ये वैल्यू? वही किया 1.12 6 नंबर के स्टेप तक गए तो 1.762 जो फैक्टर आ रहा था इंटू 10 लाख, तो ये आ गई आपकी फ्यूचर वैल्यू। तो आज अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट कर दिए, 5 साल के बाद कितने वापस मिलेंगे? 17,62,000। ये क्लियर? तो दिस इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ वन टाइम कैश फ्लो। वन टाइम कैश फ्लो क्यों? क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया। तो ये तो वही केस था जो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का था, इसमें कुछ भी नया नहीं। लेकिन ये वाला जो केस है एन्युटी रेगुलर, अब इसमें क्या सिचुएशन होगी ये समझो। एन्युटी का मतलब क्या होता है? इंस्टॉलमेंट्स। आप यहाँ पे जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो वन टाइम इन्वेस्ट नहीं करने वाले, आप रेगुलर बेस पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, ठीक है। और क्योंकि एन्युटी है, एवरी ईयर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इक्वल होगा या डिफरेंट होगा? एन्युटी है तो इक्वल ही होगा ना, इक्वल अमाउंट ऑफ कैश फ्लो एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, ये होने वाला है। तो इसके लिए अपने एक कैलकुलेशन देख लेते हैं। ईयर वाइज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, 5 ईयर्स का डेटा रखते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है आपका अज्यूम कर लेते हैं 1 लाख रुपीस। हर साल 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये फिक्स रहेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया? 5 लाख रुपीस का। रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम में कुछ फिक्स होना चाहिए, वो रख लेते हैं 10%, और ड्यूरेशन तो आपको पता ही है। अब मुझे ये जानना है कि अगर मैं इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, 1-1 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट कर रहा हूँ फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ये स्कीम है, जैसे LIC का या कोई कंपनी का प्लान है कि आप हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, 5 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है, 10% पर एनम के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। अब ये कैलकुलेट करना है कि 5 साल के बाद आपको टोटल कितना पैसा वापस मिलेगा। तो गिन सकते हैं या नहीं? कैसे गिनेंगे, कुछ आइडिया दो इसमें। 5 लाख रुपीज़ के ऊपर टोटल कैलकुलेशन करूँ ऐसे, या फिर सबके ऊपर इंडिविजुअल गिनना पड़ेगा? अच्छा, ये 1 लाख रुपए जो है, ये जो हर साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, साल के स्टार्टिंग में कर रहे हैं या एंड में? एंड में। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने बोला एन्युटी रेगुलर है। एन्युटी रेगुलर का मतलब क्या होता है? एट द एंड ऑफ द टर्म।
तो ये जो पूरा अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है दिस इज एन्यूटी रेगुलर। इसका मतलब फर्स्ट ईयर के एंड पे 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए, सेकेंड ईयर के एंड पे, ये थर्ड ईयर के एंड पे, और ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हुए। अब इस पे अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना तो आप ऐसे नहीं गिन सकते कि 5 लाख के ऊपर 10% 5 साल के लिए, ये फॉर्मूला लगा दिया, वो तो गलत हो जाएगा। उसमें तो आपने ये मान लिया कि 5 लाख रुपए आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर दिए, जबकि ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट का तरीका होगा या जो कैलकुलेशन होगा वो स्टेप वाइज आपको करना पड़ेगा। कैसे होगा वो देख लो। ये टाइमलाइन इसका फ्रेम कर लेते हैं तो आइडिया आ जाएगा। ठीक है, 5 इयर्स का आपका ड्यूरेशन है। और देखो जो पहला 1 लाख रुपए है वो आपने कब इन्वेस्ट किया, यहाँ पे इन्वेस्ट किया, यहाँ पे इन्वेस्ट किया, 1 ईयर के एंड पे ना। दिस इज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड पे इन्वेस्टमेंट हुआ तो पहला 1 लाख रुपए आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, ये वाला समझ आ गया। ये दूसरा वाला जो 1 लाख है वो कहाँ पे इन्वेस्ट किया, यहाँ पे सेकेंड ईयर के एंड पे। फिर ये थर्ड ईयर के एंड पे, फोर्थ ईयर के एंड पे और फिफ्थ ईयर के एंड पे। समझ आ रहा है, ये टाइमलाइन है कि आपने कब कौन सी डेट पे पैसा इन्वेस्ट किया। अब मुझे बताओ ये 1 लाख रुपए पे जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये विड्रॉ कब होगा, लास्ट में ही होगा, बीच में तो कोई विड्रॉल है नहीं। इस पे इंटरेस्ट आपको कितने साल का मिलेगा और कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 5 साल, 4 साल, कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा, 4 साल। क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे तो नहीं किया ना, इस साल का तो कोई इंटरेस्ट मिलने वाला है नहीं। 1, 2, 3 और 4, पता चला। तो ये 1 लाख रुपए पे आपको 4 इयर्स का इंटरेस्ट मिलेगा। कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो कैलकुलेट कर सकते हो, कंपाउंडिंग करना है। बताओ ना कितना इंटरेस्ट मिलेगा, या इंटरेस्ट के साथ कितना पैसा मिलेगा वो बताओ इस 1 लाख पे। $146,410 आ रहा है, 1,46,410 रुपीज। ये 1 लाख रुपए 4 साल में इतना बन जाएगा, समझ आ रहा है। अच्छा, फिर ये वाले 1 लाख रुपए की बात करें, सेकंड वाले, इस पे कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा आपको, 3 इयर्स का। ये 3 साल का, गिन लो कितना होगा, तो वही आएगा 133,100, है ना। इस पे 2 साल का 121। ये वाले 1 लाख पे 1 साल का 1,10,000। इस पे कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा, इस 1 लाख पे कोई इंटरेस्ट मिलेगा। कब इन्वेस्ट किया, फिफ्थ ईयर के एंड पे। यही तो मैच्योरिटी की डेट है, ये तो सुबह इन्वेस्ट किया शाम को विड्रॉ कर लिया, वैसी बात होगी। इस 1 लाख पे आपको 1 रुपया भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पर 1 लाख तो वापस मिलेगा ना, वो भी नहीं मिलेगा, वो तो वापस मिलेगा। ठीक है, वो नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा, LIC बंद नहीं करवा दोगे। ठीक है, पता चला ये। अब इसको टोटल करो, इसको ऐड करो। $6 लाख, उसके बाद 10,000 के बाद 510 आ रहा है। ये हो गई आपकी फ्यूचर वैल्यू। जो 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए ना, वो 5 साल में इतने हो गए। ये म्यूचुअल फंड में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, SIP में, एक्चुअली में उसमें कैलकुलेशन ऐसे ही होता है, क्योंकि उसमें आप हर महीने पैसा भरते हो ना, तो इंटरेस्ट भी तो आपको फिर उस हिसाब से मिलेगा, रिटर्न भी तो वैसे ही जनरेट होगा। वो एनुअलाइज रिटर्न करके आपको परसेंटेज बताते हैं कि आपने एनुअली इतने रेट पे पैसा कमाया, बट एक्चुअली में आपने उतना इंटरेस्ट नहीं कमाया, क्योंकि आपने इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट किया। ऐसे ही आपने EMI में SIP का पेमेंट किया होता है, तो कैलकुलेशन भी फिर ऐसे होता है। समझ आ रहा है। ये जो आया ना 6,10,510, ये क्या है पता है, दिस इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर। ये जो आपकी रेगुलर एन्यूटी आपने सबमिट की है, उसकी ये पूरी फ्यूचर वैल्यू है। कितने इंटरेस्ट पे, 10% पर एनम। समझ आ गया, क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये सारा कैलकुलेशन करके फाइनली ये आंसर आ रहा है। अब अगेन ये तो आपने मैन्युअली गिना, इसके लिए भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला होना चाहिए जिससे ये सारी चीज़ें हम एक फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकें। अब ये कैसे होगा वो देख लो, फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। ये टाइमलाइन पहले लिखना है तो लिख लो, ये फिर ये हटाना पड़ेगा। टाइमलाइन लिख लो, फिर मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, डन, नोट कर लिए। फॉर्मूला देख लेते हैं, चलो। देखो ये कुछ फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर। ये जो आपने गिना ना, ये इस फॉर्मूला से आ जाएगा। एन्यूटी इंटू 1 + i⁻n - 1 डिवाइड बाई i। सिर्फ i है, 1 + i नहीं है। और ये फॉर्मूला एक्चुअली में आपने पहले देखा भी हुआ है। ये कैसे आया है बता देता हूँ।
अपन ने मैन्युअली क्या किया वो आपके सामने है। अपन ने हर साल का कैलकुलेशन किया। हर साल आपने किया क्या, जो फॉर्मूला था आपने एक ही लगाया, यही फॉर्मूला लगाया कंपाउंडिंग का, हर साल सेम फॉर्मूला लगाया। एक्चुअली में जो ये अमाउंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये एक वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। एपीजीपी अगर आपको ध्यान में हो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो कॉमन रेशियो आता है आर वाला। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर आपने पढ़ा है तो उसमें एक समेशन का भी फॉर्मूला होता है। समेशन करते हैं अपने एसएन करके फॉर्मूला आता है। ये एक्चुअली में वो एसएन वाला फॉर्मूला है, ऐसा कुछ। ऐसा फॉर्मूला अगर आपने देखा है तो ये सेम है। ये जो है दिस इज फर्स्ट टर्म T1 जो अपने ए लिखते थे, ये जो है दिस इज कॉमन रेशियो। अब आपको ये आई जो दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो अब मैच हो जाएगा, समझ आया। ये कहाँ से आया फॉर्मूला आपको सिर्फ बता रहा हूँ ताकि आइडिया रहेगा। अगर ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है तो वो सेम है, और ये 1 + i - 1 कर देते हैं तो इफेक्टिवली लास्ट में वहाँ क्या बचता है, सिर्फ i बचता है, इसलिए वहाँ पे सिर्फ i आ रहा है। बट एक्चुअली में यही फॉर्मूला है समेशन वाला। इसमें भी ऐसा रूल था कि r इज ग्रेटर देन 1, ऐसा भी था। अगर r लेस देन 1 होगा ना तो ये उल्टा लिखते हैं, ठीक है, ध्यान आ रहा है। तो फॉर्मूलाज कहीं ना कहीं से डिराइव किए हुए हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने रैंडमली बनाए। ये फॉर्मूला आपका जीपी वाले से उन्होंने डिराइव किया हुआ है। अब ये जो अपना डेटा था अपने इस फॉर्मूला में रख के देख लेते हैं, आंसर मैच होना चाहिए, तभी फॉर्मूला जस्टिफाई होगा। तो कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसे करना है। एन्यूटी का अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपए। बाकी की चीजें 1 + i, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%, ड्यूरेशन 5 ईयर्स, और नीचे सिर्फ i है। सिर्फ i का मतलब 0.10 आएगा, 1.1 मत ले लेना। आ गया समझ में। ये कैलकुलेशन हमें करना है कंप्लीट। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इसी से 1.1 raised to 5, वो आपको पता है 1.61015 समथिंग कुछ आएगा, आ रहा है। ये पहले कैलकुलेट करो, -1 0.61 वाला फैक्टर आ रहा है, डिवाइड बाई 0.1 6.1 समथिंग आएगा, इंटू 1 लाख। आगे आना ही था। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी, ये उसका समेशन है, तो आंसर तो आने ही वाला है, ठीक है। टैली हो गया। तो ये एक फॉर्मूला से आपका डायरेक्टली कैलकुलेशन आ जाएगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी रेगुलर। बोलो यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन पता चला। अब एन्यूटी रेगुलर तो यहाँ पे कंप्लीट है, ये फॉर्मूला है। अब लास्ट पॉइंट जो इसमें कवर करना है दैट इज एन्यूटी ड्यू, क्योंकि उसमें एक ही स्टेप का फर्क है तो वो कंप्लीट कर देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू अपने कल देखेंगे। अब ये पूरा जो सम है, अगर ये एन्यूटी रेगुलर के बदले एन्यूटी ड्यू होता तो क्या फर्क पड़ता, ये टाइमलाइन में, पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क पड़ता या सेम रहता, फर्क पड़ता। ये 1 लाख रुपए यहाँ इन्वेस्ट हुआ होता, अच्छा ये वाला 1 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ होता, एक साल प्रीपोन हो जाता, तो अपने उसको वैसे लिख लेते हैं। तो ये 1 लाख यहाँ पे कर देता हूँ, लास्ट वाला हटा देता हूँ, चलेगा। एन्यूटी ड्यू ध्यान से समझ लो। फर्स्ट 1 लाख रुपीज जो है, ड्यू का मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द टर्म, तो साल के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट हुआ होगा, फिर सेकंड वाला सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में, ऐसे ही हुआ होगा। अब जब इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे या फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो कोई डिफरेंस आएगा या नहीं, ऑब्वियसली आने वाला है, क्योंकि ये 1 लाख पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल का मिलेगा, समझ आ रहा है। फिर ये 1 लाख पे वही 4 साल, ये 3 साल, ये 2 और ये 1, तो अमाउंट्स भी तो चेंज हो जाएंगे। अब अगर आप मैन्युअली गिनोगे तो ये वाला पहला अमाउंट कितना आएगा, पहले 1 लाख पे 5 साल का इंटरेस्ट के साथ कितना होगा, वही होगा 1,61,051, यही आ रहा है। ये वाले 1 लाख पे वही 146,410, फिर आएगा 133, फिर आएगा 121, और ये आएगा 1,10,000, यही आने वाला है ना। आपको दिख रहा है सारे अमाउंट वही है जो पिछले वाले में भी थे, सिर्फ ये चेंज हो गया, ठीक है। इसमें आपको 1 साल का ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, और 1-1 साल सब में ऐड हो गया। फर्स्ट वाले में आपको पहले 4 साल का इंटरेस्ट मिल रहा था या 5 का मिल रहा है, यहाँ पे आपको 3 साल का इंटरेस्ट मिल रहा था, अब 4 का मिल रहा है। हर साल में आप देखो 1-1 साल का इंटरेस्ट ऐड ऑन हो गया ये नंबर्स में, और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। टोटल करोगे तो टोटल भी मैच हो जाएगा। अब फॉर्मूला में क्या चेंज करना है वो समझ लो। फॉर्मूला में एक बहुत छोटा सा चेंज, अगर ये एन्यूटी रेगुलर के बदले मैं एन्यूटी ड्यू कर रहा हूँ तो ये पूरा फॉर्मूला इतना तो रहेगा, सिर्फ एक चेंज आ जाएगा, 1 + i raised to 1, इतना एक फैक्टर ऐड हो जाएगा इस पूरे फॉर्मूला में। 1 + i raised to 1, n नहीं है 1। क्यों 1 ऐसा, क्योंकि देखो हर साल में ना 1-1 साल का इंटरेस्ट ऐड हुआ है। यहाँ पे ना पहले आपको 4 साल का इंटरेस्ट मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है 5 साल का। यहाँ आपको पहले 3 साल का इंटरेस्ट मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है 4 साल का, 1-1 साल ऐड हुआ है।
तो पूरे सम में अगर हम 1 साल ऐड कर देंगे तो भी काम हो जाएगा। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, जो आंसर आया था वो तो रह गई, सिर्फ इसमें इतना फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो 1.1 आपका आंसर आ गया। डायरेक्ट समेशन में ही हमने एक ही बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो हर इंडिविजुअल में करने की जरूरत नहीं। कितना आ रहा है देख लो। अब मैं इसको ड्यू लिख देता हूँ। जो भी आंसर आ रहा है आपका वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी डी। ठीक है, तो जितना लॉजिकली समझोगे उतना रटना नहीं पड़ेगा। एक बेस फॉर्मूला पता है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आपका सेकंड फॉर्मूला बन गया। ठीक है, पता चला ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। ये ध्यान रखना, गलती से n मत लिख देना, 1+i⁻n मत कर देना, वो पूरा आंसर ही चेंज हो जाएगा। वैसे नहीं है, सिर्फ 1 साल का फैक्टर मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज 1.1/1, हमेशा 1 ही आएगा पावर में। पावर में यहाँ कभी भी n नहीं आएगा, यहाँ हमेशा 1 आएगा। ठीक है, कंप्लीट। बस, तो आपका फ्यूचर वैल्यू के तीनों फॉर्म कंप्लीट। वन टाइम कैश फ्लो वो तो बेसिक फॉर्मूला था, एन्युटी रेगुलर, एन्युटी ड्यू। अब वैसे ही हमें प्रेजेंट वैल्यू में ऐसे 3 केस देखने हैं जो कल अपने कंटिन्यू करेंगे, तो फ्यूचर वैल्यू से वो अलग भी हो जाएगा और आप थोड़ा बहुत इसको रिवाइज करके आओगे तो और बेटर समझ में आएगा। बस आज के लिए इतना रखते हैं, कंप्लीट है यहाँ पे, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।